नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 25 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है। आइए पहले कथन को देख लेते हैं। और पहला कथन है कि यह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपीय द्रव्यमान के पश्चिमी भाग तक सीमित है। तो यहाँ पर बात हो रही है भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। अगर हम भूमध्य सागरीय जलवायु के विस्तार की बात करें तो यह जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जिसे आप इस मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर से जो दर्शाया गया है वो भूमध्य सागरीय जलवायु को दर्शा रहा है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाते हैं। और अगर हम गौर से इन अक्षांशों को देखें तो ये भूमध्य रेखा के 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। और इसके आधार पर जो पहला कथन है वो सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, इस प्रकार की जलवायु का मूल कारण वायु दाब पेटियों का स्थानांतरण है। तो ये बात भी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार की जलवायु के विस्तार का प्रमुख कारण वायु दाब पेटियों में होने वाला स्थानांतरण होता है। और इसी के आधार पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, भूमध्य सागरीय भूमि पर अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें तो वहां पर गर्मियां बहुत ही शुष्क होती हैं और इसी कारण से यहां पर तीसरा कथन गलत है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। आज के द हिंदू समाचार पत्र में ब्लैक सी को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है, जिसका शीर्षक है रसिया यूके स्पेयर ओवर ब्लैक सी इंसिडेंट। और अगर आप गौर से देखें तो ये जो ब्लैक सी का एरिया है उसके आसपास भी आपको भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और इसी के कारण इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाया गया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा काला सागर से लगती है, यानी कि ब्लैक सी से लगती है। जैसा कि मैंने कहा कि ब्लैक सी को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है आज के समाचार पत्र में। और अगर आप मैप में देखें तो ये आपका ब्लैक सी है। और अगर हम गौर से देखें तो आपको पता चल जाता है कि वो कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा ब्लैक सी से लगती है। और वो देश हैं तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। और इसको याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है जिसे हम बोलते हैं बर्गर। बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत लोगों ने खाया भी होगा। यहां पर बस आपको अंतिम में टी साइलेंट कर देना है और आप इसे बर्गर के रूप में याद कर सकते हैं। यहां पर बी का मतलब होगा बुल्गारिया, यू का मतलब यूक्रेन, आर का मतलब रसिया, जी आपको जॉर्जिया को डिनोट करता है, आर रोमानिया को रिप्रेजेंट करता है और जो साइलेंट टी है वो रिप्रेजेंट करता है तुर्की को। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं उन देशों के नाम जिनकी सीमाएं ब्लैक सी से मिलती हैं। इसके आधार पर अगर हम दिए गए देशों को देखते हैं तो यहाँ पर पहला देश है बुल्गारिया, तो इसकी सीमा काला सागर से लगती है, ब्लैक सी से लगता है। यूक्रेन, इसकी सीमा भी ब्लैक सी से लगता है। रूस, इसकी सीमा भी ब्लैक सी से लगता है। कजाकिस्तान की सीमा ब्लैक सी से नहीं लगता और तुर्कमेनिस्तान का सीमा भी ब्लैक सी से नहीं लगता। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुल्गारिया, यूक्रेन और रूस की सीमा ब्लैक सी से लगती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आपको देखना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर एक तरफ दिया हुआ है चर्चा में रहे क्षेत्र और दूसरे तरफ दिया हुआ है देश का नाम जिस देश से ये क्षेत्र मिलते हैं। और हमें बताना है कि उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे क्षेत्रों को। यहां पर जो पहला क्षेत्र है वो है टोकारा द्वीप, जिसके सामने लिखा हुआ है फिलीपींस। अगर हम टोकारा द्वीप की बात करें तो टोकारा द्वीप समूह जापान का एक छोटा
द्वीप समूह है, यानी कि ये जापान में है। और इसके सामने लिखा हुआ है फिलीपींस, यानी कि ये सही तरीके से सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं दूसरे क्षेत्र को, और दूसरा क्षेत्र है टाइग्रे क्षेत्र। बहुत ही फेमस क्षेत्र है, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ पिछले दिनों आपने देखे होंगे। और अगर हम टाइग्रे क्षेत्र की बात करें तो यह यूथोपिया का एक राज्य है, और यहाँ पर इसके सामने लिखा हुआ है नाइजीरिया, यानी कि ये भी सही तरीके से सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं तीसरे क्षेत्र को, और तीसरा क्षेत्र है जुकू घाटी, जिसके सामने लिखा हुआ है अफगानिस्तान। अगर हम जुकू घाटी की बात करें तो जुकू घाटी, जिसे हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं, और ये घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट घाटी है, बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके सामने अफगानिस्तान, यानी कि ये भी सही तरीके से सुमेलित नहीं है। और इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी सुमेलित नहीं है। तो ये सारे क्षेत्र चर्चा में रहते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये क्षेत्र किन किन देशों से मिलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको नोट्स दे दिया है। और यहाँ पर टाइग्रे क्षेत्र को लेकर के एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आया है, जिसका शीर्षक है इथोपियन आर्मी कंफर्म टाइग्रे एयर स्ट्राइक। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है कबीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है कबीर रामानंद के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम कबीर के जीवनी को देखें तो कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में जाने जाते थे, और इसी के आधार पर यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को, और दूसरा कथन है उनका पालन पोषण एक मुस्लिम दंपति ने किया था जो पेशे से बुनकर थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को, और तीसरा कथन है उन्होंने मूर्ति पूजा के सभी रूपों की आलोचना की। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कबीर के द्वारा मूर्ति पूजा के सभी रूपों की आलोचना की गई थी, और इस कारण से तीसरा कथन भी सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन जो कबीर के बारे में दिए गए हैं वो सही हैं, और इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे कथन सही हैं। कल 24 जून को संत कबीरदास जयंती मनाई गई थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी संत कबीरदास जयंती पर उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया था। और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैंने यहाँ पर दे दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि 2014 में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 5 है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, और हमें बताना है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए सबसे पहले इन 2 कथनों को देख लेते हैं। और पहला कथन है अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्राम न्यायालय अधिनियम के बारे में। अगर हम ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की बात करें तो इस अधिनियम को देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को देश के न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिए लाया गया था। और यहाँ पर यह व्यवस्था की गई थी कि राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की वो स्थापना कर सकते हैं, जिससे पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के सामान्य मामलों में सुनवाई कर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी ग्राम न्यायालय की स्थापना इस अधिनियम के तहत की जाती है, उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वो दीवानी और फौजदारी के सामान्य मामलों, आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सामान्य मामले, यानी कि वैसे फौजदारी मुकदमे जिसमें 2 साल से कम की सजा होती है, बड़े मुकदमों को ये नहीं देख सकते, लेकिन वैसे फौजदारी मुकदमे जहां पर 2 साल से कम की सजा का प्रावधान है, उनकी सुनवाई इन ग्राम न्यायालयों के द्वारा की जा सकती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में यहाँ पर सुनवाई की जा सकती है। और इसी के आधार पर जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को, और दूसरा कथन है अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थों
समाधानकर्ताओं के रूप में अनुमति देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो छोटे मोटे मामले आएंगे उन्हें समाप्त करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं सहायता लिया जा सकता है। यानी कि दूसरा कथन सही है। और इसके आधार पर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2014 में पूछा गया था, उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोजेक्ट सी बर्ड के ऊपर। और इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और कहा गया है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रिव्यू द डेवलपमेंट वर्क एट कारवार नेवल बेस अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा कारवार नेवल बेस का दौरा किया गया और प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास की प्रगति की समीक्षा की गई। तो यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि ये जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कारवार नौसैनिक अड्डे पर बुनियादी ढांचे का विकास करना है, और इसी को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट सी बर्ड। यह प्रोजेक्ट 11,000 एकड़ भूमि में फैली और 1900 करोड़ रुपए की कोर परियोजना है। इसका पहला चरण 2005 में पूरा हुआ था और दूसरा चरण 2011 में शुरू हुआ था, जिस पर अभी काम चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत कारवार नौसैनिक अड्डे पर बुनियादी ढांचे का विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम किया जा रहा है। और इसके तहत यहाँ पर लगभग 3000 फीट लंबा रनवे बनाया जाएगा, 30 युद्धपोतों के लिए डॉकिंग स्पेस का निर्माण किया जाएगा और विमानों के लिए हैंगर का भी निर्माण किया जा रहा है। तो हमारे देश में नौसैनिक अड्डे का बुनियादी ढांचा का विकास करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया उसे ही नाम दिया गया प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी का आप रिवीजन करते रहेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।